जय हिंद। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल पीटी एवं मेंस तथा बीपीएससी पीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद बाकी हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी, कौन सा रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? तो देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषित की थी। ठीक है, अब ये विद्रोह क्या था? तो देखिए, 18 फरवरी 1946 में आज़ादी से ठीक पहले इंडियन नेवी के सैनिकों ने, लगभग 20,000 सैनिकों ने अच्छे खाना, रहन सहन तथा समानता के लिए, ब्रिटिश सैनिकों के साथ समानता के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक सैनिकों थे। अब यहाँ से पूछता है कि ये जो विद्रोह हुआ था किस जहाज़ पे किया गया था? तो आईएनएस तलवार जहाज़ पे किया गया था। ध्यान रखिएगा, आईएनएस तलवार पे। इसमें 20,000 सैनिक भाग लिए थे। साथ ही इन लोगों के बहुत अलग मांगे थी। इन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फौज दस्ता था, इनसे संबंधित इन लोगों ने झंडा भी लगा लिया था और खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। तो इनसे घबराकर अंग्रेज़ों ने इस आईएनएस तलवार जो था इसको बम से उड़ाने की साजिश रची थी। यह बात अब मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अन्य नेताओं को पता चली, तो उन लोगों ने हमारे रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों और अंग्रेज़ों के बीच मध्यस्थता करके इसे विद्रोह को समाप्त करवाया था और इसकी घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1927 में, क्या 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 1927 में भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकार के बीच संबंधों के परीक्षण के लिए और उनके परिभाषित करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। कौन सा समिति? बटलर समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन को ठीक अपोजिट करके भी पूछ सकता है कि बटलर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो बटलर समिति का गठन भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के मध्य संबंधों की जांच और उसे परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, अब हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति जो थी एक सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। बी.डी. सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम आंदोलन कहा है, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने? बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। मेरठ छावनी की 20वीं एनआई से हुई थी। लेकिन इससे भी पहले ये जो 20वीं जो मेरठ में शुरुआत हुआ था, इससे भी पहले बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में, कौन सा? 34th नेटिव इन्फेंट्री में, कहाँ के? बंगाल के। इसका जो कारण मेन था, ये कारण जो था ये इसको एग्जाम में पूछता है कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये भी आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण था और या तत्कालिक जो कारण था, ये बेस फील्ड, कौन सा? बेस फील्ड राइफल की जगह, कौन सा? ध्यान दीजिएगा, बेस फील्ड राइफल की जगह इन लोगों ने इनफील्ड राइफल को शामिल किया था। इस राइफल में ये अफवाह उड़ गई कि इसमें जो कारतूस थे उन कारतूसों पे सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी और मंगल पांडे ने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया। ये 34वीं इन्फेंट्री के सदस्य थे। कौन से?
34वीं इन्फेंट्री के सदस्य थे। फलतः इन्होंने मना किया और अपने एजुटेंट हेड की हत्या कर दी, जिससे के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दिया गया। किनको? मंगल पांडे जी को। अब इससे जो है जो भी सैनिक थे इनमें रोष व्याप्त हो गया और अन्य ने भी विद्रोह का रुख अख्तियार किया। फलतः 30 मई को विद्रोह का डेट फिक्स किया गया। और ये जो विद्रोह था इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल का फूल था। कौन कौन सा? रोटी और कमल का फूल था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 30 मई को डेट फिक्स हुआ, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को, कौन से मई? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के 10 मई 1857 के मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली पहुंच गए। कब? 10 मई को तो विद्रोह किया और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता मान लिया। अब इस विद्रोह में अलग अलग जगहों पे किसका नेतृत्व किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं। अलग अलग जगहों पे होने वाले विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 2 जगह नेतृत्व करता थे। कहाँ कहाँ से? तो देखिए, बिहार के एक जगदीशपुर से साइड से, जो कि आरा पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि ली ग्राउंड ने इस विद्रोह को दबाया था। ली ग्राउंड ने इस विद्रोह को दबाया था और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से, जबकि पटना से पीर अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। वैसे ही दिल्ली से देखिएगा तो दिल्ली से इसका विद्रोह का नेतृत्व कौन सा? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और उनके सैनिक बख्त खां ने किया था। कहाँ से? दिल्ली से। वहीं लखनऊ से देखिएगा तो बेगम हजरत महल ने किया था। कौन? हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने। कानपुर से देखिएगा तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। किसने? नाना साहब ने किया था। इलाहाबाद से देखिएगा तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और जगदीशपुर से हमने बताया ही आपको कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। पटना से पीर अली ने किया था। झांसी से झांसी की रानी ने किया था और बरेली से खान बहादुर जी ने किया था। किसने? खान बहादुर ने। ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी देता है कि दिल्ली से किसने किया था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, उसके सैनिक बख्त खां, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जीनत महल भी ऑप्शन में दे देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये हो गए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। बाकी इसका हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो जानकारी थी वो 1857 के विद्रोह के बारे में थी। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए ये डेट जो है 1930 दिया हुआ है, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो देखिए, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इससे जो था उस समय कौन सा इरविन के दबाव आने लगा। कहाँ से? इंग्लैंड के राजा की तरफ से दबाव आया कि वो कांग्रेस के व्यक्तियों को राउंड टेबल समिट अर्थात गोलमेज सम्मेलन में भेजे। इसके लिए गांधी जी ने इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। यही समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इसमें सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इसमें राजनीतिक बंदियों को ही रिहा किया था, लेकिन जो आपके विद्रोही सैनिक थे उन्हें रिहा नहीं किया गया था। इसलिए भगत सिंह को भी इसमें रिहा नहीं किया गया था। और आपको याद रखना है कि यह समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। जब ये समझौता हुआ तो इस समझौता के दिन जो 2 लोग बैठे थे, कौन? गांधी जी और इरविन। तो इस दिन सरोजिनी नायडू ने कहा था कि 2 महात्मा बैठे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को कहा था कि 2 महात्मा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ये जो डेट यहाँ दिया हुआ है ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित
जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की एक वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। इसका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य को बढ़ावा देना, मतलब कि जो सूत काटना था या हाथ से जो उत्पादन होने वाले कार्य थे, इनको बढ़ावा देने के लिए वर्धा योजना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्धा योजना का संबंध किससे था, तो हस्त उत्पादक कार्य से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन उनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट, उनकी पुस्तक नहीं सॉरी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ने से आया था। ये जो पुस्तक था अनटू दिस लास्ट, यह जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया पुस्तक था। और इसी पुस्तक को पढ़ने से महात्मा गांधी के अनुसार, मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया था। इसी पुस्तक से उन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा भी मिली थी। किनसे? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से। इस पुस्तक अर्थात अनटू दिस लास्ट पुस्तक से उनको एक वर्ड मिला था, कौन सा? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। व्यक्ति का कल्याण किसका? व्यक्ति का, किसी भी एक व्यक्ति का जो कल्याण है वो समाज के या सभी व्यक्ति के कल्याण में ही निहित होता है। जैसे कि अगर हमारा देश है, अगर हमारे देश में हर कोई अमीर हो जाए तो एक व्यक्ति का भी तो इंडिविजुअली उसमें प्रोग्रेस होगा ही होगा। तो यही गांधी जी कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति का पर्सनली जो कल्याण है वो समाज कल्याण या सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर किसके? कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी बेस पर उन्होंने, किसने? गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा? सर्वोदय की अवधारणा दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चारों से चारों क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीएससी में भी पूछे हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी के जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया था। और इस पुस्तक से गांधी जी ने बहुत चीज़ें ग्रहण की थी, जैसे व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जिसके बेस पे उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। साथ ही यहाँ एक चीज़ और भी पूछता है, किसके बेस पे? तो अनटू दिस लास्ट के द्वारा जो सर्वोदय की अवधारणा थी, इसी के बेस पे अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। और इस अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। किसकी? गरीबों में, जो गरीब लोग हैं उनमें सबसे जो गरीब है उनकी सहायता करना। ठीक है, तो ये गांधी जी की अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, कौन किसकी? तो जॉन रस्किन की पुस्तक। तो इससे संबंधित ये फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। क्या? महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक मार्क शेपर्ड है। कौन? मार्क शेपर्ड। ऐसे महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकों के नाम हैं, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक पुस्तक लिखा था, इंडियन ओपिनियन। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये पूछता भी है, तो कौन सा? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, वैसे ही महात्मा गांधी द्वारा अन्य पुस्तक जो थे ये भी इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन से पुस्तक थे ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था, तो अगर सिर्फ पहला सत्याग्रह पूछेगा तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था सत्याग्रह उन्होंने किया था वो सत्याग्रह। लेकिन अगर भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा तो वो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया था तो यह घोषणा की थी कि इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी तथा इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा। लेकिन भारतीयों के विरोध को देखते हुए 2 साल पहले ही, कौन सा? 2 साल पहले ही 1927 में, यह 1929 में होना था लेकिन 1927 में किसने?
तो ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग नियुक्त कर दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए, जिसका अध्यक्ष सर साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। साइमन कमीशन का गठन पूछता है तो साइमन कमीशन का गठन 1927 हो गया, लेकिन यह भारत कब पहुंचा था, तो भारत यह 1928 में पहुंचा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गठन 27 में हुआ था और भारत पहुंचा था 1928 में। ये जो गठन हुआ इसका अध्यक्ष सर साइमन थे और इसमें 7 सदस्य और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका जोरदार भरपूर भारत में विरोध किया गया और इसी के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान उन्हें चोटें आ गई और जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसके? लाला लाजपत राय के। किसके दौरान? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। साइमन कमीशन के विरोध के समय एक नारा भी दिया गया था, कौन सा? साइमन गो बैक। गो बैक साइमन या साइमन गो बैक, मतलब कि साइमन वापस जाओ। ये नारा कब दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन के विरोध के समय। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन का कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन जब आया तो उस समय पूछता है कि साइमन कमीशन जब आया तो उस समय भारत में सचिव कौन था, या आपको पूछेगा उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो वो इरविन था। कौन सा? इरविन था। और सचिव था बर्केनहेड। कौन? बर्केनहेड। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में भारतीयों ने क्या प्रस्तुत किया था, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और जिन्ना ने 11 सूत्री जिन्ना फार्मूला को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कब? अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए वे कौन कौन से हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 यह 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम था 1919, यह कुछ दबाव में आता है, क्योंकि इसके कुछ ही पहले, कब? कुछ ही पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी से डर करके और इसके विरोध में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसी का विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार डर गई और उसने भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया, जिसके प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था। अलग निर्वाचन क्षेत्र या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 द्वारा दिया गया था मुस्लिमों को। लेकिन 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 अन्य को, जैसे कि मुस्लिमों के अलावा अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया था, तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र में, कहाँ? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। क्या? द्विसदनीय, द्वैध नहीं, ध्यान रखिएगा, द्वैध और द्विसदनीय में अंतर होता है। तो ये अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द्वैध का मतलब और द्विसदनीय का मतलब में अंतर होता है। देखिए द्वैध शासन का मतलब हुआ कि दो लोग शासन कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी भी और भारतीय लोग भी। लेकिन द्विसदनीय का मतलब हुआ कि दो सदन शासन, जो शासन चल रहा है वो दो सदन के द्वारा चल रहा है। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चलता है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा चलता है। और द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया कि दो लोगों के द्वारा चलता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा 1919 के द्वारा ये दोनों दिया गया था,
कैसे? तो देखिए, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया। राज्यों में बोलेगा तो द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया। क्या? द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया तथा प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में भी बांटा गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विशासनीय व्यवस्था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रांतीय विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछता है कि भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति किस शासन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। और जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली दिया गया था, इसके साथ ही राज्यों को या जो भी स्टेट थे उन सबको कुछ आंशिक स्वतंत्रता या उन्हें डोमिनियन भी दिए जाना शुरू किया गया था। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए, यहाँ पूछा है किस विधेयक या एक्ट के विरोध में, तो वो जन सुरक्षा विधेयक बिल था। अंग्रेजी में इसे पब्लिक सेफ्टी बिल कहा गया। कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इस बिल के विरोध में भगत सिंह और बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये पूरा घटनाक्रम क्या था? तो आइए उसको हम थोड़ा सा घटनाक्रम को देख लेते हैं। हुआ ये था कि भारतीयों के और भारतीय लोगों और भारतीय मजदूरों के विशेषाधिकार और उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रही थी। कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर रही थी। इसके प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। लेकिन इस जो बम था, इसका जो उद्देश्य था, इसकी किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों को ये बताना कि ये जो है हमारे हित में नहीं है, मतलब कि भारतीयों के हित में नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका। वे यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने, चूँकि उन्होंने जानबूझकर किसी का हत्या का प्रयास नहीं किया था, इसलिए वे वहाँ रुके रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। फलतः बाद में पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन सबको लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। किनको किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, चलिए जतिन दास इसमें भी गिरफ्तार हुए थे। कुछ लोग देखिए जो इसमें गिरफ्तार हुए थे, इन्हें लाहौर षड्यंत्र के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने जो बम फेंका था, ये कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है, और ये जो फेंका था ये किस बिल के विरोध में? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल या पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें फांसी कब दिया गया था भगत सिंह को? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1929 में देखिए, अब इन सब के जो लीडर भी थे, इन्हीं में एक और थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे और उन्हें अंग्रेज फाइनली नहीं पकड़ पाई थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और इसे ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक 4 जुलाई 1947 कब 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया 4 जुलाई को, और 18 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, चारों आपको डेट याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को इसे पास कर दिया गया और फिर आगे अगले मंथ 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी गई। तो इस तरह से ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कौन सा पार्ट देखा? तो वो हमने सार संग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखा। अब हम इसके ऐतिहासिक पार्ट जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति वाले पार्ट को देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में स्त्री भिक्षुणी या भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी तथा प्रथम महिला या प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, ये भी पूछता है। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो ये आम्रपाली थी, वैशाली की नगर वधु इसे भी कहा जाता है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली प्रथम कौन थी? तो प्रथम बौद्ध संघ की बौद्ध भिक्षुणी थी और इसे प्रवेश कहाँ दिया गया था? तो इसे वैशाली में बुद्ध की अनुमति के बाद इन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था। तो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, तो वो आम्रपाली थी। आम्रपाली का संबंध कहाँ से था? तो वैशाली से था। इसे वैशाली का नगर वधु भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौतांत्रिक किस संप्रदाय का था? तो सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो जो सौतांत्रिक संप्रदाय था यह बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। तो इस तरह से इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा, क्या द्वितीय जैन सभा कब हुई? तो देखिए, द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में, कब? 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में, कहाँ? गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी, आप ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से इसे याद रख सकते हैं कि द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देवाधीश श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछेगा कि द्वितीय जैन सभा कब हुई? तो 512 ईसा पूर्व। ये हुई कहाँ थी? द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? तो गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष देवाधीश श्रवण था। वैसे ही अगर प्रथम जैन सभा की बात करिएगा तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 300 बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को? तो जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। और इसी कारण से जैन धर्म की प्रथम जो जैन संगति थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इनसे ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय है। क्या? पृथ्वीराज तृतीय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है? तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो कृति है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका उपन्यास है, इनकी जो गिनती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख, कहाँ का? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और हरिसेन ने समुद्रगुप्त की इलाहाबाद का जो स्तंभ है ये हरिसेन ने ही लिखा था, इसमें यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे रखिएगा। तो हरिसेन जो था इसका दरबारी कवि था, तो जाहिर सी बात है कि इसी का ही प्रशंसा लिखिएगा, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के राजा चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती, कहाँ के? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, किसके? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको? जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। साथ ही यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपने राजवैद्य को बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। साथ ही इसने जीवक को अवंती के सम्राट चंद्रप्रद्योत की सेवा में भी भेजा था। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसकी किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा की गई है। किसकी? तीवर की। तो देखिए हमने दो पार्ट पढ़ लिया, पहला भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है,